नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का ये भी प्रयास रहा है और ये उसका ये मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि हमारे आम भारतीय भाई बहनों की आवाज़ को पहचानना और उसकी आवाज़ बन जाना। इस संबंध में एक भारतीय भाई भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हुए एक बहुत मार्मिक बात कह गए। उनका ये कहना था कि YouTube के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल या मैं देश के विषय में भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए, भारतीय सद्भाव के लिए, भारतीयता आधारित प्रेम, भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत के लिए कितनी सरल भाषा में समझाया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि यह हमारे भारतीय समाज के लिए और हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी और मार्मिक है और हम लोग समझ जा रहे हैं गांव देहात के जो कि उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आखिर क्यों ये शहर के लोग, ये और भी जो संभ्रांत वर्ग है, मतलब कि शहर के लोग और उनका इशारा था कि हमारे जो व्यापारिक वर्ग से, हमारे जिनको यानी सवर्ण कहा जाता है, उनसे ऐसे भारतीय भाई बहनों के, ऐसे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके से, मतलब कि जो शहरी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे भारतीय समाज के, जो सवर्ण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं हमारे भारतीय समाज के, और वो यादव कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं हमारे भारतीय समाज के, इनकी ओर से वो उत्साह, वो भागीदारी, वो सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ पा रही है। उनका एक कहना था, हमारे उस भारतीय भाई का, कि सारी बातें इतनी सरल ढंग से, साफ गोई से हमारे सभी देशवासियों के सामने बताई जा रही हैं और देश के कोने कोने से
भले वो छिटपुट ही मान लीजिए, स्पोरेडिक ही मान लीजिए, कोई ऐसा प्रांत छूटा नहीं है। माने कश्मीर से भी आता है, पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, गुजरात से भी आता है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आसाम से भी आता है, और आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन प्रदेशों से भी उतना बड़े पैमाने पर हम नहीं कह सकते, लेकिन आता जरूर है इन क्षेत्रों से। तो देश के कोने कोने से ये प्रतिक्रिया आती है कि भाई भारतीयता जरूरी है, भारतीय एकता जरूरी है, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित सद्भाव होना बहुत जरूरी है। ये देश के कोने कोने से आ रहा है। उतने बड़े पैमाने पर तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई कोना छूटा नहीं है, ये सत्य है। तो उस भारतीय भाई का ये कहना था कि भाई जब इतनी सरल भाषा में बताया जा रहा है तो आखिर यानी अपने भारतीय समाज के इन तबकों से, कौन तबका, जो शहर में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे भारतीय समाज के। देखिए, समाज तो हमारा एक ही है, भारतीय समाज। तो ये भारतीय समाज के अलग अलग हमारे वो तबके हैं, हिस्से हैं। तो उसी भारतीय समाज के जो शहर में रहने वाले, माने शहरी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे श्रवण कहे जाने वाले, हालांकि इनका नाम लेना जब कई बार बताया गया और अभी भी बताया जा रहा है, इनका नाम लेना ये निहायत गलत है। जात का नाम लेना, वर्ग का नाम लेना इस निहायत गलत है, क्योंकि भारतीय आवाम ताकत दल और इस देश को जरूरत भी है कि भारतीयता की बात की जाए। ये जो जातिगत या समूहगत जो बातें हैं वह इस देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़े अभिशाप है। लेकिन जब तक कि इसका इलाज नहीं हो जाता, तो इन रोगों को इलाज के लिए या इसकी डायग्नोसिस के लिए कभी कभी सिर्फ संदर्भ के वास्ते जो है इनका नाम लेना पड़ेगा। ये यानी मजबूरी या व्यवस्था हो सकती है। तो इसलिए लक्ष्य क्या है? भारतीय एकता। इनका जो नाम लिया जाता है सिर्फ रोग को बताने के लिए हैं। जब आप लोग भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई कोई रोग हम छिपाए नहीं, तभी उसकी सही जो है सही विश्लेषण या सही डायग्नोसिस वो डॉक्टर कर पाएगा। उसी प्रकार ये जो रोग हैं जातिवाद का, अब जैसे समाज तो एक ही है, तो उसमें सवर्ण और असवर्ण, ये व्यापारिक वर्ग है, ये यादव वर्ग है, तो ये सब बीमारी है। लेकिन अभी फिलहाल इन बीमारियों का जब भी आवश्यक होता है, सिर्फ बीमारी के नाम पर इनका संदर्भ जो है वो लिया जाएगा। तो फिर से उसको हमारे शहर में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इनसे जो अपेक्षित माने भागीदारी, सकारात्मक प्रतिक्रिया और इसमें शरीक होना अभी मैंने बिल्कुल बाकी है। उन क्षेत्रों से बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी इन तबकों से, मतलब हमारे भारतीय समाज के इन तबकों से वो नहीं आ रहा है। इस विषय में
अपने जो महान संत और बहुत बड़े ज्ञानी हमारे स्वामी विवेकानंद का नज़रिया और उनका तजुर्बा और उनका अनुभव जो उन्होंने बताया था वो हमको मालूम है, और हम जो है मौके बेमौके हम बताते भी रहते हैं। जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि द ओनली होप इज़ फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज़ मॉरली एंड फिजिकली डेड। मतलब कि उनका ये कहना था कि ये इस तरह के जो उद्देश्य हैं, इस तरह की जो प्रयास हैं, उनमें मासेस माने आम जनता, आम आवाम, गरीब हमारे भारतीय भाई बहन, आम भारतीय भाई बहन, इनसे आपको सहयोग ज़्यादा मिलेगा। तो इनसे मिलेगा द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री। इलाइट माने संभ्रांत वर्ग। संभ्रांत वर्ग जो है इस देश का नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। ये चेतावनी इस वर्ग के लिए, इस तबके के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद ने वो 1890 के दशक में उन्होंने दिया था। आज यह देश उस समस्या से जूझ रहा है और भारतीय जनता का दल बिल्कुल सामने ये उसको झेल भी रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ इसी तरह का तजुर्बा वो बोले थे। कुछ कट्टरवादी तत्व, कुछ उनसे नफरत करने वाले उन पर आरोप लगाते हैं ना, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, कि ये तो हमारे देश के विद्वानों का अपमान करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। और ये कई मौक़ों पर बात उनकी बड़ी साधारण सी है और कई मौक़ों पर उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। इसको जरा आप लोग गौर करिएगा बाबा साहब के इस कथन पर कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़कर वो उतना बड़ा बौद्धिक ईमानदार नहीं रहा है। ये समस्या रही है, यानी बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, बौद्धिक ईमानदारी का संकट, क्राइसिस। और वो चीज़ जो है, जो चेतावनी हमारे बाबा साहब ने दी है, आज हमारे देश में बौद्धिक ईमानदारी का भाव का काफ़ी समस्याओं की जड़ है। एक तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि इस तरह के कामों में सहयोग आपको आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब भारतीय भाई बहनों से सबसे अधिक मिलेगा। बाकी तबका दुबका रहेगा, उसको भी आपको जगाना पड़ेगा। काफ़ी मैंने ऐसा नहीं कि नहीं जगेगा, वो पता नहीं क्या उसकी मेंटलिटी रहती है कि वो अवसर देखता है। ये बहुत ही गलत है। और दूसरा, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, बौद्धिक ईमानदारी का संकट। तो इसको इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए कोई गांव गिराज का आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है और उसमें बौद्धिक ईमानदारी का संकट आ गया, या उसमें बौद्धिक ईमानदारी नहीं रही, या बौद्धिक रूप से मान लीजिए बेईमान हो गया, तो कितना नुकसान करेगा। एक ईख उखाड़ लेगा या कुछ मटर की फली तोड़ लेगा, इसी तरह का वो नुकसान कर सकता है।
वो गांव के राज का आदमी, जब वो बौद्धिक रूप से वो ईमानदार नहीं रहेगा या बौद्धिक रूप से वो बेईमान हो जाएगा। दूसरा, उसने बड़ी पढ़ाई लिखाई की, काफ़ी किताबों से ज्ञान अर्जित किया, बहुत वो रट्टा मारा और सिविल सर्विसेज की तैयारी किया और दिन रात जो है वो मगअप करते हुए, मैंने रटते हुए, रट्टा मारते हुए सिविल सर्विसेज वो क्वालिफाई कर ले गया, IAS बन गया और DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो भी है। इसके बाद वो मैंने संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव बन गया। तो ज्ञान तो उसने बहुत अर्जित कर लिया और उसी बूते पर वो कैबिनेट सचिव भी बन गया। अब देखिए बौद्धिक ईमानदारी के अभाव के कारण कितना बड़ा नुकसान होता है देश का। वो कैबिनेट सचिव जो बौद्धिक रूप से माने बेईमान हो गया, तो उसकी बेईमानी का खामियाजा ये होता है कि हमारे देश के संसाधन पर जो है वो अरबों खरबों का चाकू चलाता है। और सिर्फ कैबिनेट सचिव की बात नहीं है, जितना भी ये बौद्धिक वर्ग में बौद्धिक ईमानदारी के भाव में ये जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जड़ में है। वो बौद्धिक वर्ग जो जनता की समस्याओं के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति जो उनकी एपैथी होती है, एपैथी माने कोई मतलब नहीं, दिखावा जरूर होता है, पाखंड जरूर होता है, उसमें भी जो है बौद्धिक ईमानदारी का जो संकट है या अभाव है वही उसकी जड़ में है। तो ये बात हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा उपयोगी है। तो ऐसे भी समझाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता दल को इसके आगे कि इनके होते हुए भी भारतीय जनता दल इनको भी साथ में लाएगा और हमारे भारतीय समाज के जिन तबकों की बात अभी की गई है, हमारे जो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे शहर में रहने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे यादव कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, सबको साथ में लाएगा। कोई इस तरह से कह रहा था कि साहब आप इतना माथा क्यों पीट रहे हैं, ये लोग साथ में नहीं आएंगे और कम से कम हमारा जो गरीब तबका है, यानी जो पिछड़ा भारतीय भाई बहन है, यानी जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, मतलब देखिए फिर नाम हमको लेना पड़ गया, लेकिन बताने के लिए उनका कहना था कि शेड्यूल कास्ट हैं जो कि इस चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझ रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ और भी समझ रहे हैं, तब भी आपको बहुमत मिल जाएगा। ये उनका एक तरह है, सत्ता आपको मिल जाएगी। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है सत्ता प्राप्ति जो है ये भारतीय अवाम ताकत दल का लक्ष्य नहीं है। ये बिल्कुल आज स्पष्ट करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्ति भारतीय अवाम दल का लक्ष्य नहीं है। सत्ता प्राप्ति करने के लिए क्या क्या तिकड़म ये पार्टियां कर रही हैं, ये भारतीय जनता ताकत दल तो उन्हीं पार्टियों से ही वो लड़ रहा है कि भाई सत्ता हथियाने के लिए क्या क्या वो तिकड़म कर रही हैं, इन पार्टियों से निजात पाइए। ये अब तक वो यही बल दे रहा है। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे ये गंध है, जिससे ये कोई गलत संदेश जाए कि सत्ता प्राप्ति के लिए जो है ये किया जा रहा है।
कुछ लोग कह सकते हैं कि जब सत्ता के लिए आप कहीं करने तो आप जो है वो कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को, चूंकि वो एक सशक्त माध्यम है, अपने भारतीय भाई बहनों से ये कहा जा रहा है कि वास्तव में जो 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 भारतीय जनता दल आपसे अपेक्षा कर रहा है, यह दूसरी आज़ादी, अब तक जितनी आज़ादी की लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी गई, सन 1857 की लड़ी गई, और इसके बाद और भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी दी, वो सही है। लेकिन इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के कारण जो है, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, जान दी, सब कुछ न्यौछावर किया, उनको महत्वहीन किया गया। और हमारा यही वर्ग जो है, कुछ अपवादों को छोड़ करके इनका कभी साथ नहीं दिया। ये हमेशा देश के दुश्मनों के साथी रहे। भगत सिंह ने अपनी जान दी, कितने लोग जो है वो भगत सिंह का साथ दिए? नहीं दिए ना। हावी कौन हुआ? इस देश का दुश्मन, वो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। और क्या क्या राष्ट्रपिता, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, पूरा आपके दिमाग पर वो छा गए। कौन? इस देश के सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार। तो कुछ अपवादों को छोड़ करके ये जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, कोई आज का नहीं है। ये बताया गया था कि जब प्लासी का युद्ध भी हो रहा था, उसमें भी, और प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला जो है वो वाकया था। वो एक साजिश करके ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्लाइव जो है, जो मीर जाफर था उनका सेनापति, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर को साजिश करके उसको गद्दारी के लिए उसने उकसाया और तैयार किया कि नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को महज 3 से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के आगे आत्मसमर्पण करवाना है। इस तरह की साजिश करके जो है वो मीर जाफर को गद्दारी करने के लिए उकसाया और तैयार किया। और उस गद्दार मीर जाफर ने उसने अपने सिर्फ नवाब के खिलाफ ही गद्दारी नहीं की, इस मुल्क भारत के खिलाफ गद्दारी की, अंग्रेजों से मिलकर के, क्लाइव से मिलकर के। तो जो उसने इस देश के साथ गद्दारी की, और नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को जो उसने महज 300 सैनिक थे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव के, उसके आगे आत्मसमर्पण जब करवाया, तो इसको 1 लाख यहीं के लोग उसको तमाशा देख रहे थे। अब जरा देखिए, यदि वो 1 लाख ये समझते कि ये जो क्लाइव है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह इस देश की दुश्मन है। नवाब सिराजुद्दौला से कुछ आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो इस देश के हैं। लेकिन वो मानसिकता काम की कि नहीं, ये मुसलमान है, यदि इनकी रियासत ढह रही है तो ढहने दीजिए। यही मानसिकता आज भी इस देश को तबाह कर रही है, इस मुल्क को तबाह कर रही है। तो आज जो हमारे इतने बड़े बड़े संत ने अपने तजुर्बे बताए, अनुभव बताए, इलाइट वर्ग के विषय में, बौद्धिक वर्ग के विषय में, और सामंतशाही दृष्टिकोण वाले के विषय में, आज उसी दृष्टिकोण में ये शहर में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन
हमारे व्यापारिक वर्ग, वो व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे श्रवण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन उसी दृष्टिकोण के अभी भी शिकार बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता दल सबसे ये विनम्र विनती करता है कि मुल्क की अहमियत उनके लिए भी है, मुल्क की अहमियत को भी दिखाएं। मुल्क यदि सुरक्षित रहेगा तो उनका भी व्यापार वगैरह जो है वो सुरक्षित रहेगा। इस बात को बताएं। भारतीय एकता के बगैर कोई भी राजनीति बिल्कुल वो बेईमानी और खतरनाक है। भारतीय एकता आज इस समय हमारे वक्त की मांग है, हमारे देश की मांग है। लेकिन जरा देखिए ये सारी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी है, जेएनपीसी वामदल हैं और छोटे क्षेत्रफल वाले भी हैं, ये सभी भारतीय एकता के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसके नकल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नकल करके एक दूसरी साजिश, जैसे सबसे पहले नकल करना शुरू किया ये केजरीवाल जो गद्दार है। इसने शायद वो 49 करोड़ या 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया वो भारतीयता के नाम पर, कुछ झंडा मंडा खरीदा बंटवाने के लिए। तो उसकी समझ में आ गया कि भारतीयता जो है 50 करोड़ रुपए में 50 करोड़ रुपए में खरीदी नहीं जा सकती है। भारतीयता एक जज्बा है, एक समझ है, एक व्यवहार और आचरण है जो कि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। उस बेवकूफ़ नहीं है वो, बहुत शातिर है, वो बहुत गद्दार है इस देश का। ये कहने में जो है वो हमको गुरेज नहीं है। लेकिन वो दूसरा पहलू है कि हमारे दिल्ली में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी उसको मोह माया जाल में फ्री बिजली फ्री के चक्कर में ये मोह माया छोड़े। इसको निपटाने के लिए अगले चुनाव में जैसे भी हो जो है बिल्कुल मन बनाए। यह बहुत बड़ा अभिशाप है ये केजरीवाल। लोगों को मार करके इस कोरोना में और किस तरह से मुस्कुराता है, वो मुस्कुराते हुए वही उसका विज्ञापन आता है। तो बात हो रही थी कि तो इन जो तबके हैं तो इनसे अभी वो अपेक्षित वो उत्साह, भागीदारी, प्रतिक्रिया सकारात्मक अभी आनी बाकी है। नहीं वो अब तक नहीं आ रही है। और दूसरी ओर हाँ बात ये चली थी कि ये भारतीय एकता कितना जरूरी है इस देश के लिए। तो ये सब विरोध भी कर रहे हैं और कहीं नकल भी कर रहे हैं। तो नकल में यही केजरीवाल जो है शुरू किया था और कभी कभी ये बोलता भी है। जिसे थोड़ी सी इसको सफलता मिली वहाँ पर गुजरात में पंचायत के चुनाव में, तो वहाँ बोला कि अब हमको धर्म से उठकर, माने बिल्कुल एक नकली सतही सुपरफिशियल बात है। अरे भारतीय जनता दल कहता है धर्म जात नहीं भाई, सिर्फ भारतीयता की बात करनी है। धर्म कहाँ से आ गया? धर्म के विषय में तमाम बात बोली गई कि धर्म जो है ये जितने भी हिंदू सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, ये धर्म है ही नहीं, ये तो पंथ है। धर्म हमारा फर्ज है, हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र के प्रति अपना क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, क्या ड्यूटी है, ये धर्म है हमारा जो। और इस धर्म को प्रत्येक देशवासी को निभाना है। तो आज भी सब वो भ्रमित करते हैं। तो वो गुजरात में बोल के आया, फिर वो पंजाब में फिर उसका धुल गया।
फिर वो कह रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब के चुनाव में जीतती है, कोई सिख ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसके दिमाग में जब हमेशा ये है कि कोई सिख है, कोई सरदार है, कोई पंजाबी है, कोई यूपी वाला है, तो वो कहाँ तक जो है वो भारतीयता की बात वो ढो पाएगा। तो निहायत वो विखंडन करने वाली एक ताकत है इस समाज की, जो कि हमेशा जनता को लुभाने वाली, उनको फंसाने की, उनको शिकार बनाने की, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली इसी में। और बस दुख बस इसी बात का है कि अभी भी हमारे भारतीय भाई बहन उसके इस हथकंडे के शिकार बने हुए हैं, बनने को तैयार हैं। ये समस्या है। तो ये चीज उनको समझाना है। इसके बाद कौन आए? भागवत आए। जब भारतीय एकता में इसका काफ़ी प्रसार होने लगा, प्रचार होने लगा, लोकप्रिय होने लगा, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं इसमें शरीक होने लगे, तो वो अपनी ज़मीन खिसकते हुए जब उन्होंने देखा तो फिर इसका एक नाटक किया। ये नाटक है, कोई गंभीरता नहीं है। हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, डीएनए उनका एक ही है, तमाम इस तरह की बातें वो भागवत बोल गया। भारतीय ओम ताकत दल ने फिर वीडियो के माध्यम से बताया कि अरे महोदय, भागवत महोदय, ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात ही नहीं है। अब अभी तक आपकी समझ में ही नहीं आया कि इस देश में जो है वो किस एकता की ज़रूरत है। भारतीय एकता की ज़रूरत है। जिनको आप मुस्लिम कहते हैं वो मुस्लिम नहीं हैं, वो भारतीय हैं। जिनको आप हिंदू कहते हैं वो हिंदू भी नहीं हैं, वो भारतीय हैं। उनकी आस्था हिंदू सनातन की है, इनकी आस्था वो इस्लाम की है। तो ये आस्था गौड़ है, मैंने उसके बाद ही आती है मुख्य भारतीयता। तो एकता की जो बात है वो भारतीय एकता की बात है। तो इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात, उस बहुत बड़े बुद्धिमान कहा जाए या बहुत बड़ा बेवकूफ़ या शातिर भी कह सकते हैं, उस मोहन भागवत के दिमाग में नहीं आया। हालांकि उसके बोलते हुए उसके खुद कैडर के लोगों के द्वारा वो आलोचना का पात्र भी हो गया। तो खुद जो इस तरह के तिकड़म में उलझा रहेगा, तो वो जितनी भी बात कहेगा वो उलझी हुई बात कहेगा, और जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी, और इसका कोई मतलब नहीं है। अब यही बात यहीं तक नहीं रुकी है। अब जो है ये मायावती शुरू की है ब्राह्मण सम्मेलन। जरा याद करिए कि जब इनको ज़रूरत पड़ी तब ये नफरत फैलाने के लिए कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यानी नफरत फैलाने से ये डरे नहीं, हिचके नहीं इसी समाज में कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और जब इनको ज़रूरत पड़ी तो जिनको जूते मारने की बात कर रहे हैं उसी को मिला रहे हैं। एक चमचा पकड़ लिया उसको, सतीश चंद्र मिश्रा को। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हमारे जो सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, चाहे वो ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, चाहे और भी हों, वो गौर से सुने कि इन अवसरवादी और यानी समाज के को बांटने वाले विघटनकारी इनकी जाल में क्यों फंस रहे हैं आप। मानता हूं कि इन तबकों में एक बीमारी है जो कहना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे तत्व, सभी नहीं, वो उनको सत्ता चाहिए, सत्ता का करीबीपन चाहिए, कुछ है, लेकिन सत्ता के करीबीपन के बाद वो पूरे समाज को छोड़ देते हैं। कई अवसरों पर हमने जो कैंडिडेट थे हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज से मैंने कहा कि भाई जो आपके कैंडिडेट ये सपा के कैंडिडेट हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, उनसे पूछिए। और ये आपको भी मालूम है
कि आरक्षण इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अब ये समझ तो हमारे उन पिछड़े हुए भारतीय भाई बहन भी समझ रहे हैं कि आरक्षण उनके लिए भी नुकसान है। देखिए जरा इस चीज़ को समझिए कि जिस आरक्षण की दौड़ में सभी लोग इसमें दौड़ रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ बोलने की यानी कि किसी भी दल की वो हिम्मत नहीं है, और सभी लोग इसमें घुसने की होड़ वो लगाए हुए हैं। भारतीय वाम ताकत दल इसको देश का अभिशाप मानता है, इसको समाप्ति की बात करता है, और इसके स्थान पर जिनको भी जो भी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको पूरी मदद दे करके और उदारतापूर्वक मदद दे करके और उनसे ये निवेदन करते हुए उनको एक साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग देते हुए कि ये मदद के आधार पर आप परिश्रम करिए, आप काबिल बनिए, अपने अंदर की प्रतिभा को, टैलेंट को निखारिए। और ये बात ये भी समझाई गई थी कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो आरक्षण से इतनी बड़ी शख्सियत नहीं बने थे, इतना बड़ा विद्वान नहीं बने थे, इतना बड़ा देश का हीरा वो नहीं बने थे। वो अध्ययन किए थे, वो परिश्रम किए थे, मेहनत किए थे, और हर जगह अमेरिका, कनाडा, लंदन, जर्मनी, हर जगह वो जाए, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में के डायरेक्टर भी रहे। तो यदि हमारे उन जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको आर्थिक मदद दे करके उनको परिश्रम के बल पर और काबिल बना करके, काबिलियत के आधार पर वो समाज में स्थिति को भी, पोजीशन को भी हासिल करें और प्रतिष्ठा भी हासिल करें, इसकी ज़रूरत है। उनकी प्रतिभा को 20% पर रोक देना, 25% पर रोक देना, जबकि उनकी प्रतिभा 100% की है, इससे उनको वो प्रतिष्ठा आएगी। यदि ये आरक्षण को समाप्त करके और यदि ये व्यवस्था लागू की जाए कि भाई जिनको भी आर्थिक मदद की जरूरत है या आर्थिक रूप से जो माने कमज़ोर हैं क्या जाए, और उनको परिश्रम करके, मेहनत करके, काबिल बन करके अपने टैलेंट और प्रतिभा को निखार करके और ये किया जाए, तो हमारा देश अभी भी एक नहीं हजारों भीमराव अंबेडकर पैदा कर सकता है। ये काबिलियत है, लेकिन आरक्षण से नहीं। ये बात हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन भी समझने लगे हैं और इसकी महत्व को समझने लगे हैं। लेकिन ये बीजेपी को आप देखिए, राष्ट्रवाद की बात करती है। इसके राष्ट्रवाद की असलियत देश देख रहा है। इसके राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक तो इसके अंदर खाने में जो कार्यकर्ता हैं बस ये सिखाते हैं हिंदुत्व राष्ट्रवाद नहीं है, ये बताया गया है। इस्लाम जो है राष्ट्रवाद नहीं है, ईसाई जो है राष्ट्रवाद नहीं है। ये सिखाते हैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए, तो हिंदुत्व के आधार पर ध्रुवीकरण, ये इनका राष्ट्रवाद है। और बाहर देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों की रक्षा करना, उनके पापों को धुलना, ये इनका राष्ट्रवाद है, बीजेपी वालों का, मोदी जी का। और जिससे इनके राष्ट्रवाद से हमारे देश को बहुत बड़ी तकलीफ है। इनका उदाहरण ले लीजिए। और यही नहीं, देश का जो पैसा लूटा गया है जो विदेशी बैंक में है, इसके आधार पर जो इन्होंने वादा किया था कि हम लाएंगे, एसआईटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी माने एसआईटी का गठन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया था, उसको इन्होंने उसी दिन लागू करके तमगा भी लूट लिया। लेकिन वो काला धन पर आज बोलने को तैयार नहीं। तो
और आज वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जो इसके पहले और भी इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें जो हैं अपना रहे थे। आरक्षण, कल टीवी में दिखाया जा रहा था कि उनके कोई बीजेपी के कोई मंत्री, माने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वो आरक्षण को सामाजिक न्याय बोल रहे थे। भूपेंद्र यादव हों या बीजेपी हों या हमारे श्री मोदी जी हों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ये बताएं कि ये आरक्षण सामाजिक न्याय कैसे हो गया। आरक्षण से एक तो हमारे भारतीय भाई बहनों के एक तबके के बच्चों को जिंदगी भर फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव वो उसकी मार वो झेलनी पड़ती है। दूसरा, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए वो अपने स्थान पर पड़े रहते हैं। उसका सारा लाभ जो है मायावती जैसे, मीरा कुमार जैसे, मुलायम जैसे, अखिलेश जैसे, लालू प्रसाद जैसे लोग जो है उसका लाभ जो है चट कर जाते हैं। और जिनके नाम पर यह आरक्षण चलाया जाता है वो अपने स्थान पर ही पड़े हुए हैं और उन्हीं को दिखा करके ये अनंत काल तक जो है आरक्षण की साजिश ये चला रहे हैं। तो ये जो है मायावती जैसे लोगों के लिए तो मजे ही मजे हैं ना। यानी उनके बच्चों, माने वो जो है हमारे जो डिजर्विंग, जो पात्र जिनके लिए बना हुआ है, उनका हक भी छीन रहे हैं और उन्हीं को दिखा करके ये राजनीति करके सत्ता हथियाने की वो साजिश भी कर रहे हैं, सत्ता का सुख भी भोग रहे हैं। तो इनके तो मजे हैं। तो इसलिए आरक्षण जो है हमारे आम गरीब या पिछड़े भारतीय भाई बहनों के लिए नहीं है, वो इनकी साजिश चलाने के लिए है। मायावती जैसे लोगों के लिए, मुलायम जैसे लोगों के लिए, अखिलेश जैसे लोगों के लिए। तो और उन्होंने एक रेवड़ी इस बीजेपी ने फेंक दिया है 10% का। तो ये उससे भी ज़्यादा घातक है बीजेपी जो है समाज को तोड़ने वाली। तो ये आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है, ये समाज में विखंडन करने का सबसे घिनौना जो है वो हथियार है। उनकी प्रतिभा को तो नष्ट करता ही है। आरक्षण प्रतिभा का शत्रु है, काबिलियत का शत्रु है। तो आरक्षण कभी भी सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। ये सामाजिक एक बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ी यानी विभीषिका है, बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको हर हालत में समाप्त होना ही चाहिए। तो आज बीजेपी जो है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वो सारे हथकंडे वो अपना रही है, जो इसके पहले एनपीसी करती थी, समाजवादी करते थे, बहुजन समाज वाले करते थे। और ऊपर से कहते हैं कि हम जो है वो मोदी जी वो जातिवाद तोड़ दिया, फलाने करे। अरे ये क्या तोड़ेंगे? मोदी जी क्या तोड़ेंगे? वो समाजवाद सब झूठा इनका। इतना घटिया किस्म का ये जातिवाद चलाते हैं। ये जातिवाद वो तोड़ेंगे। अपने देशवासियों को ये कभी भी भारतीय नहीं मानते। हाँ, भाई बहनों तो कहते हैं, आज तक इनके मुंह से ये नहीं निकला कि हमारे भारतीय भाई बहनों, नहीं निकला। अब शायद वो मेरी बात पहुंची होगी तो दो एक बार बोल दें, नकल के चक्कर में हो सकता है बोल दें, लेकिन आज तक इनके मुंह से ये जो है उनके मुंह से जरा भी ये संकेत नहीं निकला कि ये हमारे देशवासियों को अपना जो है भारतीय भाई बहन मानते हो। ये किस जो है वो एकता की बात करेंगे।
और जो है किस जो है वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे। इनका राष्ट्रवाद देश को बहुत तकलीफ देने वाला है। और इनके राष्ट्रवाद का उद्देश्य एक ये भी है कि देश के दुश्मनों को सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना। देश का सबसे बड़ा दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस, इसको सारी सुविधाएं देना, इसके सारे व्यापारिक धंधे चलवाना, ये कई बार बताया गया और बताना भी जरूरी है। और हर मौके पर 3000 क्लस्टर बसें डीटीसी के साथ दिल्ली में चलवाई जा रही हैं, मोदी जी के संरक्षण में और नहीं मोदी जी की जानकारी में और केजरीवाल के संरक्षण में। इस प्रकार तमाम इसके व्यापारिक धंधे जो इस देश में चलाए जा रहे हैं मोदी जी के संरक्षण में। अरे जो जमीन हड़पी गई थी, इस जो सोनिया के जो दामाद है, क्या उसका नाम है, रॉबर्ट वाड्रा, और प्रियंका जो कि राजनीति में उतरी है, तो प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ने किसानों की जमीन हड़पी है, हरियाणा के किसानों की और राजस्थान के किसानों की। वो हड़पी हुई ज़मीन बहुत हल्ला उल्ला हुआ और इन्हीं बीजेपी की सरकारों ने वहाँ पर, हरियाणा में तो इनकी दूसरी बार सरकार है, इसके पहले तो वो राजस्थान में वो वसुंधरा राजे वाली सरकार थी। तो इन समूह ने तिकड़म करके वो किसानों की ज़मीन जो ये हड़पे थे उसको जो है वापस भी नहीं वो करवाए। अब तो खैर राजस्थान में गहलोत की सरकार आ गई, इन एनपीसी वालों की। तो वो जो हड़पी हुई ज़मीन किसानों को तो वापस नहीं हुई, उस हड़पी हुई और हड़पने वाले कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वो रॉबर्ट वाड्रा जो दामाद है सोनिया का। उस पर जो है ये मोदी जी के संरक्षण में वो निवेश हो रहा है 25,000 करोड़ का, सोलर पैनल या सोलर एनर्जी का कोई उद्योग। और उस जो बिजली पैदा होगी उस बिजली को माने गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार खरीदेगी। ये क्या राष्ट्रवाद की बात करते हैं? देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचाना, ये इनका राष्ट्रवाद है। और हमारी जो भोली भाली जनता है उनको इन्हीं देश विरोधियों, इन्हीं समाज विरोधियों, इन्हीं देश के गद्दारों के हाथों में इनको झोंक देना ये रहता है। सीए पर जो हिंसा हुई, क्या इन्होंने क्या किया? तो ये इनका राष्ट्रवाद है। कहने का तात्पर्य ये कि भारतीयता से बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीय एकता से बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीय भाईचारा से बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीयता आधारित सद्भाव से बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत से बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीयता आधारित सद्भाव में बढ़ करके कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। आज इसी राष्ट्रवाद को नकारने के लिए कभी कभी नकल करते हैं और कभी जो है इस तरह के जो है समाज को विखंडित करके सत्ता में बने रहने के लिए आरक्षण जैसे जो है समाज विरोधी, देश विरोधी हथकंडे अपनाते हैं और अपने देशवासियों को अपना शिकार बनाते हैं। ये इनका वो है। और इतना ही नहीं, इनके राष्ट्रवाद का ये भी मतलब है, इनको बिला वजह मैंने ये जो कि मुद्दों से खाली हो गए थे, मुद्दों का अकाल पड़ गया था,
इनको मुद्दे जो है वो थमाते रहते हैं। कभी सीए पर मुद्दा थमाना, कभी जो है कृषि कानून पर मुद्दा थमाना, और कभी जो है अभी वो जो इसका या पेगासस वाला, जबकि इन तीनों में कुछ है नहीं। सिर्फ इनको जिंदा रखने के लिए ये मुद्दा इनको इनके हाथ में वो देते रहते हैं। अब मुद्दा नहीं, पूरा देश में विप्लव, माने एक तो इनसे बाद झूठ और अफवाह के द्वारा जो है हमारे वो समाज को जो है वो शिकार बनाते हैं उसका। और झूठ अफवाह में जैसा कि बताया गया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सबसे पहले वो शिकार होते हैं। अब तो खैर भारतीय जनता का दल उनको जागरूक कर रहा है, अब कम हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो है सबसे पहले वो शिकार बनते थे। तो हिंसा और आगजनी, तोड़फोड़, और फिर इसमें जो माने जो पकड़े जाते हैं तो फिर वो सतही तौर पर उनको पकड़ करके बस दिखावे के रूप में, जैसे मैंने दिल्ली में जो हिंसा हुई, बड़ी बड़ी जघन्य हिंसा हुई। कोई इसका आईबी का कर्मचारी था, कोई शर्मा करके, 4.5 से चाकू के साथ वो प्रहार हुआ था, खींच करके वो घर में ले गए थे। ये सब जघन्य है। लेकिन उससे बड़ा जघन्य ये है कि सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को दिखा करके केजरीवाल को बचाना, ये सबसे बड़ा वो जघन्य अपराध है जो कि बीजेपी वाले और मोदी जी कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा जघन्य अपराध है मोदी जी का और बीजेपी वालों का कि जिस हिंसा को भड़काया सोनिया ने सरेआम जो है वो रामलीला मैदान से उसको बचा रहे हैं। ये जघन्य अपराध है। यही तो भारतीय आवाम ताकत बता रहा है कि इनका यही राष्ट्रवाद है। कृषि कानून पर हमारे दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली के आसपास रहने वाले गरीब भारतीय भाई बहन इसमें तबाह हो गए। ये कार किस्म के हमारे मोदी जी उनके हवाले कर दिए, उनके सारे वो धंधे बंद हो गए। कहाँ तक कहा जाए, ये इनका राष्ट्रवाद है। और जिस पर भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, आप पर विश्वास वो राहुल करेगा, आप पर विश्वास ये वामपंथी करेंगे, ये अखिलेश, मुलायम और ये ममता करेगी। देश आप पर विश्वास नहीं कर सकता। जिस ममता के गुंडे जो है आपके कार्यकर्ताओं को मारते हैं वहां पर, उससे आप घंटों बात करते हैं। यहाँ ये दगाबाजी देश के साथ भी है और अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ भी है, और देश की जनता के साथ तो खैर दगाबाजी है ही। तो इतने धोखेबाज दगाबाज लोग हैं और वो राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि भाई तमाम वर्णन तो होते हैं, इनको पहचानने के लिए और भी आगे बताया जाएगा कि ये कितने खतरनाक हैं देश के लिए। इनको नष्ट में नाबूद करने का, दूसरी आज़ादी, भगत सिंह का आदेश कि इनको नष्ट में नाबूद करना है। सबको, बीजेपी आज सारे दुश्मनों, देश के दुश्मनों को पाल रही है। आगे भी बताया जा, बड़े सातरेना ढंग से देश के दुश्मनों को, ये बीजेपी वाले कहते हैं देश के दुश्मन नहीं है, मोदी विरोधी। ये भी एक साजिश है। तो आगे इसको विस्तार से बताया जाएगा कि जो कि ये लंबा हो रहा है एपिसोड। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।